ये 2017 की लैंड क्रूजर LC 200 जो कि इंडिया में 1.3 करोड़ रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में लॉन्च हुई थी और वही गाड़ी 6 साल बाद और 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद अब मार्केट में बिक रही है 1.35 करोड़ रुपीस के प्राइस में। तो 6 साल बाद और 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी का प्राइस रिड्यूस होने की जगह बढ़ गया उल्टा, और ऐसी आपको मार्केट में और दिख जाएगी 1.7 करोड़, 1.5 करोड़, 1.6 करोड़ की लैंड क्रूजर। तो ऐसे इसी गाड़ी के साथ क्यों हो पा रहा है, और इसके पीछे मेनली 4 रीजन है, और जो फोर्थ रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अगर आप पिछले 70 सालों में जाए और इस गाड़ी की हर एक सीरीज को देखें तो आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी की हर एक सीरीज की जनरेशन स्पैन बढ़ते जा रहा है। तो इस गाड़ी की हर एक सीरीज का लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे नई सीरीज लॉन्च हो रही है। फॉर एग्जांपल इसकी पहली सीरीज, इसकी J20 वाली सीरीज 1951 में लॉन्च हुई थी और ये 4 साल तक प्रोडक्शन में रही, और फिर 1955 में इसकी J30 वाली सीरीज लॉन्च होती है जो कि पहले से थोड़ी और एडवांस होती है, और ये प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 5 साल रहती है। और फिर 1960 में इसकी J40 वाली सीरीज लॉन्च होती है जो कि थोड़ी और वर्सेटाइल बनती है, और ये वाली सीरीज ऑलमोस्ट 7 साल तक प्रोडक्शन में रहती है। और फिर 1967 में इसकी J50 वाली सीरीज लॉन्च होती है, और J50 वाली सीरीज ऑलमोस्ट 13 साल तक प्रोडक्शन में रहती है। और फिर 1980 में इसकी J60 वाली सीरीज लॉन्च होती है। जो J60 वाली सीरीज है आप कह सकते हैं कि पहली सीरीज है जो कि थोड़ी रिजेंबल करना शुरू करती है अभी वाली लैंड क्रूजर से, और इसी वाली सीरीज से इस ब्रांड ने अपनी बाहर की मार्केट्स में एक्सपेंशन थोड़ी और करी थी, फॉर एग्जांपल यूरोपियन मार्केट में और एशियन मार्केट में। और इसके फिर 10 साल बाद 1990 में ये ब्रांड अपनी J80 वाली सीरीज लॉन्च करता है जो कि मेरी फेवरेट सीरीज है, और ये वाली गाड़ी ऑलमोस्ट 8 साल तक प्रोडक्शन में रहती है। और फिर 1998 में ये ब्रांड अपनी J100 वाली सीरीज लॉन्च करता है जो कि पहले से काफी प्रैक्टिकल होती है और थोड़ी कर्वी होती है पहले से, जिसमें आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है। और इसके 8 साल प्रोडक्शन में रहने के बाद 2008 में इस गाड़ी की J100 वाली सीरीज लॉन्च होती है जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे आइकॉनिक में से एक तो नहीं है पर सबसे हाईएस्ट सेलिंग में से एक है। और इसके फिर ऑलमोस्ट 14 साल बाद और 3 फेसलिफ्ट्स के बाद इस गाड़ी की J300 वाली सीरीज लॉन्च होती है जो कि करंट वाली है। तो टेक्निकली अगर आप देखें इस गाड़ी की सीरीज एज बढ़ते जा रही है जैसे जैसे इस गाड़ी की नई सीरीज लॉन्च हो रही है, जो कि पहले 5 साल की थी, फिर 6 साल की हुई, फिर 7 साल की हुई, फिर 10 साल की हो गई, और अब जो पिछली वाली सीरीज है उसकी सीरीज एज 14 साल की थी। मतलब 14 साल तक इस ब्रांड ने एक ही सिंगल गाड़ी को रखा मार्केट में, एक ही सिंगल गाड़ी को बेचा और लोग खरीद रहे थे लिटरली, और कोई दिक्कत नहीं थी। और इससे क्या होता है कि जो अभी जनरेशन मार्केट में है वो पुरानी जल्दी होती नहीं है और उसकी मार्केट वैल्यू मेंटेन रहती है, जबकि ये गाड़ी जिसकी नई नई जनरेशन लॉन्च होते जा रही है उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ज्यादा ही गिर जाती है। और ऐसा जर्मन कार्स में होता है क्योंकि उनकी नई नई जनरेशन लॉन्च होते रहती है, तो इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू काफी बेकार रहती है, उनकी रीसेल वैल्यू काफी खराब रहती है। पर इसमें टोयोटा एक ही गाड़ी को 10 साल तक चला रही है, तो इसलिए एक ही गाड़ी 10 साल तक रह रही है, तो इसलिए जो कस्टमर 5 साल पुरानी गाड़ी खरीद रहा है और 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी खरीद रहा है उसे कंफर्ट है कि गाड़ी तो एटलीस्ट सेम ही है, सबसे अभी न्यूएस्ट ही है, भले थोड़ा चली हुई है। और इसमें टोयोटा और क्या करता है कि अराउंड हर 3 सालों में अपनी एक जनरेशन में उसकी फेसलिफ्ट को लॉन्च कर देता है, और फेसलिफ्ट में सिर्फ ये ब्रांड अपनी लाइटों में, अपने अलॉयज में और अपनी इंटीरियर की स्क्रीन में थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देता है, और ये जो डिफरेंस है आसानी से लोग आफ्टर मार्केट करा लेते हैं। और इससे क्या होता है कि भले उनकी गाड़ी 10 साल पुरानी है पर वो नई वाली जो लेटेस्ट फेसलिफ्ट है उसका मजा ले पाती है, क्योंकि गाड़ी की बॉडी एग्जैक्टली सेम है, बस 2-3 कॉस्मेटिक डिफरेंस करके फेसलिफ्ट बना दिया है। और लोग ये जो अपग्रेड्स कर पाते हैं वो इसलिए भी है क्योंकि लैंड क्रूजर बहुत ही ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू कोई भी और गाड़ी जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट में आती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जो सारी लग्जरी कार्स है, रेंज रोवर या फिर मर्सिडीज एस क्लास या फिर सारी जो महंगी कार्स आती है, उनमें आपको अपनी गाड़ी को स्पेक करना पड़ता है, आपको एडिशनल ऑप्शंस खरीदने पड़ते हैं अपनी गाड़ी के लिए। फॉर एग्जांपल एक रेंज रोवर स्पोर्ट में आपको 2 लाख का कार्बन फाइबर पैक मिलता है, आपको 4 लाख का हॉट क्लाइमेट पैक मिलता है, जो कि जो कस्टमर है अपने हिसाब से ले सकते हैं अपनी गाड़ी में। पर दोस्तों अगर आप देखिए ये जो सारे एडिशनल ऑप्शंस होते हैं इनकी सेकेंडरी मार्केट में कोई वैल्यू होती नहीं है। कि मान लो कि मुझे 20 इंच के लॉज अच्छे लगते हैं अपनी गाड़ी में और मैंने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट में खरीद लिए 6 लाख रुपए के, पर मैं जब अपनी गाड़ी को बेचने जाऊंगा तो सेकेंडरी मार्केट में वो एडिशनल ऑप्शन की कुछ वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में जो गाड़ी का बेस प्राइस है बस वही देखा जाता है। जो जितने मर्जी में लोडिंग करा लूं अपनी गाड़ी में उसके बारे में किसी को फर्क पड़ता नहीं है। पर वही जो लैंड क्रूजर है आपको उसमें एक ऑप्शन ही मिलता, आपको स्टैंडर्ड एक गाड़ी मिलती है जिसमें आपको सेम लॉज मिलते हैं, आपको सेम सारी सीटिंग ऑप्शन मिलते हैं, बस आपको चूज करने को मिलता है 3-4 कलर ऑप्शन में, 2 इंटीरियर थीम में, दैट्स इट। और जो गाड़ी आपके पास बन के आ जाएगी जो आपको चूज करना है। अगर आपको एडिशनल ऑप्शन चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, जाके रेंज रोवर ले लो और अपनी रीसेल वैल्यू पे हिट लो। लैंड क्रूजर अगर आपको चाहिए व्हाइट लो और वही बेसिक स्पेक लो जिसमें बेज इंटीरियर आता है। तो इससे क्या हो रहा है कि क्योंकि गाड़ी में कोई भी एडिशनल ऑप्शन कस्टमर ले नहीं सकता, तो इसलिए गाड़ी का वही सेम प्राइस रहता है, और उसी सेम प्राइस के हिसाब से गाड़ी की जो वैल्यू है सेकेंडरी मार्केट में डलती है। तो इसलिए कोई भी फालतू खर्चा करने दे रहे टोयोटा वाले हमको, जो बेसिक गाड़ी है वही खरीदने को बोल रहे हैं। पर ये ब्रांड ऐसा इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि लैंड क्रूजर के अलावा कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है ऐसी गाड़ी का। कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2.5 करोड़ की प्राइस रेंज में देखें तो आपको गाड़ियां तो बहुत मिलती है, रेंज रोवर आपको मिलती है, पोर्शा कैयन टर्बो एस आपको मिलती है, आपको ऑडी RS Q8 मिलती है। पर अगर आप देखिए सारी जो कार्स है वो उस वाली कैटेगरी में नहीं आती जिसमें लैंड क्रूजर आती है, जो एक रगड यूटिलिटेरियन ऑफ-रोडिंग SUV है जिसमें आपको सारा कुछ बेसिक मिलता है, लेकिन जो भी आपको मिलता है इतना हाई क्वालिटी का मिलता है कि अगले 15 साल बिल्कुल वो पुराना नहीं
नहीं होने वाला। पर भाई निसान पेट्रोल तो आती है इसके सेगमेंट में। इंडिया में आती है, इंडिया में आती है। तो ऑप्शन कोई है नहीं कस्टमर के पास। अगर उसे लैंड क्रूजर खरीदनी है तो लैंड क्रूजर ही खरीद पाएगा, कोई और गाड़ी की तरफ वो देख भी नहीं सकता। और जनरली एक कहावत भी है कि जो बंदा लैंड क्रूजर खरीदता है वही बंदा लैंड क्रूजर दोबारा खरीदता है, वो दूसरी गाड़ी की तरफ जाता नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी अलग से एक अपनी कैटेगरी में है जिसमें कोई और गाड़ी आती नहीं है। और जिस बंदे को उस कैटेगरी में जाना है वो इसी गाड़ी को ले सकता है, क्योंकि वो कैटेगरी ही ये गाड़ी है। भाई यार क्या लाइनें बोल रहा हूँ आज तो मैं। तो इससे फिर इस गाड़ी के पास कोई कॉम्पिटिशन है नहीं, तो कस्टमर के पास कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो जितने मर्जी प्राइस में आ रहा है उसे लेना पड़ रहा है, सेकेंडरी मार्केट में भी और नई मार्केट में भी। पर ये भी चलो ठीक, इसका एक पैरामीटर है कि इसकी रीसेल वैल्यू बढ़िया हो रही है। पर जो रियल रीजन है जिसकी वजह से इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीसेल वैल्यू है कि इस गाड़ी का प्राइस कंसिस्टेंटली इतना हाईली बढ़ता जा रहा है कि कोई रोक ही नहीं है उस पे। जिसमें जब ये गाड़ी सबसे पहले इंडिया में 2009 में लॉन्च हुई थी तो तब इस गाड़ी का प्राइस था 89 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो उस टाइम 89 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में आपको लैंड क्रूजर मिला करती थी। फिर इसकी जो LC200 है उसकी पहली फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होती है और इसका प्राइस हो जाता है 1 करोड़ 9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो एक सिंगल बारी में इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 30 लाख से बढ़ा दिया है। चलो कोई बात नहीं। फिर 2016 में इसकी सेकंड फेसलिफ्ट लॉन्च होती है जिसमें आपको नए अपग्रेड्स मिलते हैं, आपको नया इंटीरियर मिलता है और अब इस गाड़ी का प्राइस होता है 1.3 करोड़ रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। फिर इसके बाद ये गाड़ी थोड़ा बहुत बिकती है और 2022 में ये गाड़ी दोबारा इंडिया में लॉन्च होती है, LC300 लॉन्च होती है और अब इस गाड़ी का प्राइस है 2.1 करोड़ रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो टेक्निकली अगर आप देखें इस गाड़ी का प्राइस ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए हर एक साल बढ़ा है। तो मतलब इस गाड़ी का प्राइस एक होंडा सिटी के बराबर बढ़ा है हर एक साल। और इससे क्या होता है कि कस्टमर इस गाड़ी को करंट वैल्यू पे खरीद रहा है नई को, लेकिन जब वो बेचने जाता है तो इस गाड़ी का प्राइस ऑलरेडी मार्केट में अराउंड 30-40 लाख बढ़ जाता है। तो कस्टमर की जो 3-4 साल पुरानी गाड़ी है उसकी वैल्यू आज की बढ़ी हुई वैल्यू के हिसाब से लगती है एज कम्पेयर टू वो वैल्यू जिसपे कस्टमर ने खरीदी थी। तो इससे उनको कुछ ज्यादा तगड़ी वैल्यू मिल जाती है अपनी गाड़ी की, कुछ ज्यादा वो खुश हो जाती है। तो अगर आप सारी चीजों को जोड़ दें तो इस गाड़ी की एक सिंगल जनरेशन का साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब 10-10 साल तक एक सिंगल जनरेशन चल रही है। जो मार्केट में चॉइसेस है वो कम होते जा रही है, सिर्फ लैंड क्रूजर ही आपके पास खरीदने को अगर आपको इस वाले सेगमेंट में आना है। और जो गाड़ी का प्राइस है वो टोयोटा कंसिस्टेंटली बढ़ाया जा रही है। तो कस्टमर के पास क्या ही ऑप्शन है भाई महंगी गाड़ी लेने का। और सेकेंडरी मार्केट में भी ये गाड़ी इसलिए इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पर भाई अगर मैं सच बताऊं तो मैं तो एक 6 साल पुरानी गाड़ी जो कि 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई है वो कभी ना लूं ज्यादा प्राइस में एज कम्पेयर टू जितने की वो थी। और स्पेशली तब जब उससे ज्यादा बढ़िया ऑल्टरनेटिव अराउंड 50 लाख रुपए फालतू खर्च के मुझे मिल रहा है। भाई 6 साल पुरानी गाड़ी 1.5 लाख चली हुई गाड़ी क्या लूंगा। तो भाई हो सकता है हर एक बंदे की चॉइस अलग हो, पर भाई मैं तो नहीं लूं, 50 लाख का एक्स्ट्रा लोन ले लूंगा पर नहीं लूंगा। और आप भी अब कहोगे भाई इसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, गाड़ी एकदम वैसी रहती है। पर यार फिर भी एक सेटिस्फैक्शन तो होती है आपके दिमाग में कि आपकी नई गाड़ी है। या तो वो कोई ऐसे कलेक्टर टाइप गाड़ी जो कि पूरी दुनिया में 30-40 है, चलो मान भी लेता हूं मैं, ले लेंगे उसे इतना चला हुआ। भाई ये गाड़ी तो लिटरली हर दिन बन रही है हजारों में, तो इससे क्या लूंगा। तो ये मेरा ओपिनियन। और बाकी आप बताना आपका क्या है। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि काफी मेहनत गई थी इस वाली वीडियो को बनाने में।